मैं श्रीमती अन्नपूर्णा महतो, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय रायपुर में पदस्थ हूँ। मैं बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी प्रथम वर्ष के आधार पाठ्यक्रम प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी भाषा के प्रथम यूनिट के प्रथम अध्याय पल्लवन पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सबसे पहले पल्लवन का शाब्दिक अर्थ। पल्लवन का शाब्दिक अर्थ होता है किसी गुम्फित अथवा सुगठित विचार को विस्तार देना। अंग्रेजी में इस शब्द के लिए एम्प्लीफिकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। सूत्रात्मक रूप में उक्त सुगठित भाव अथवा विचार को विस्तृत करने की कला को पल्लवन कहा जाता है। कुछ विद्वान सूत्र के रूप में अथवा सूक्तियों के रूप में अपना मंतव्य व्यक्त करते हैं। जैसे संगठन में शक्ति है, क्रोध अंधा होता है, करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है इत्यादि। तो कम से कम शब्दों के माध्यम से वो अपना मंतव्य या अपने विचार व्यक्त करते हैं। सूत्र रूप में कहे गए इन वाक्यों में इतनी स्पष्टता नहीं होती कि वो आसानी से समझ में आए, और इसलिए उन भावों को स्पष्ट करने के लिए पल्लवन की आवश्यकता पड़ती है। पल्लवन, विशदीकरण, विस्तारण, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, और इसका अर्थ है किसी कथन अथवा सूक्ति को विभिन्न उदाहरणों के द्वारा, उद्धरणों के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा विस्तृत करके लिखना। ये संक्षेपण का ठीक उल्टा होता है। संक्षेपण में शब्द सीमा का बंधन होता है। संक्षेपण प्रायः मूल रचना का 1/3 होता है, जबकि विस्तारण में ऐसी कोई सीमा का बंधन नहीं रहता है। आप अपनी सुविधानुसार विस्तारण को 1 से अधिक अनुच्छेदों में लिख सकते हैं। पल्लवन करते समय अनेक प्रमाणों, उद्धरणों, उदाहरणों के द्वारा वाक्यगत भाव या विचार को पूर्णतः स्पष्ट किया जाता है। विस्तारण या पल्लवन स्पष्टीकरण, व्याख्या, भावार्थ और आशय, ये जो साहित्य की विभिन्न विधाएं हैं, इनसे सर्वथा भिन्न है। स्पष्टीकरण मुख्य रूप से अवतरण में आई हुई दुरूह पंक्तियों या क्लिष्ट वाक्यों का किया जाता है। स्पष्टीकरण में दुरूहता को स्पष्ट करना मुख्य उद्देश्य होता है। विस्तारण में अर्थ की दुरूहता सुलझाना मुख्य उद्देश्य नहीं रहता। मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि भाव का प्रसार, उसके सभी मार्मिक पहलुओं का उद्घाटन करना। इसी प्रकार व्याख्या में भी गद्यांश या पद्यांश की पंक्तियों की सभी विशेषताओं को इस प्रकार से उद्घाटित किया जाता है कि उसमें अभिव्यक्त विचार स्पष्ट रूप से सामने आ जाए। विस्तारण में गद्यांश या पद्यांश की विशेषताओं का उद्घाटन नहीं किया जाता, बल्कि वाक्य के मूल भाव का पल्लवन करते हैं। व्याख्या में प्रसंग निर्देश हो सकता है, अनुकूल प्रतिकूल टिप्पणी हो सकती है, लेकिन विस्तारण में इनके लिए कोई स्थान नहीं है। आशय में लेखक का ध्यान स्पष्टता की ओर रहता है। यदि मूल छोटा है तो आशय उससे बड़ा हो सकता है, यदि मूल बड़ा है तो आशय छोटा भी हो सकता है। आशय की आधार सीमा निश्चित नहीं होती है। विस्तारण तो हर स्थिति में मूल से बड़ा ही होता है। विस्तारण का उद्देश्य मूल भाव को स्पष्ट करना होता है। अब पल्लवन को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। सबसे पहले डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की परिभाषा यहाँ
प्रस्तुत कर रही हूँ। किसी सुगठित अथवा गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। दूसरा, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने भी पल्लवन को परिभाषित करने का प्रयास किया है। पल्लवन का अर्थ है पल्लव उत्पन्न करना, अर्थात विषय का विस्तार करना। तीसरी परिभाषा है टी.एस. इमाम की। उन्होंने विस्तारण के बारे में कहा है कि विस्तारण किसी भाव के विस्तार या परिवर्धन की क्रिया है या फिर विचार निरूपण की प्रक्रिया है। ये एक प्रसरणशील विचारधारा है, विचार विमर्श है जो किसी विषय के उन सब विवरणों पर विस्तार पाता है जो व्याख्याओं, उदाहरणों, प्रमाणों के द्वारा पुष्ट किया जाता है। तो इन परिभाषाओं के परिप्रेक्ष्य में पल्लवन की परिभाषा इस प्रकार से की जा सकती है। किसी सूक्ति, सुभाषित अथवा सुगठित तथा गुम्फित विचार वाले आदर्श वाक्य के मूल भाव का तर्क सम्मत शैली में विभिन्न उदाहरणों, उद्धरणों, विवरणों, दृष्टांतों के द्वारा किया गया परिवर्धन या पल्लवन ही विस्तारण है। तो इन परिभाषाओं से पल्लवन का पूर्ण अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। अब देखेंगे पल्लवन का महत्व और उसकी उपयोगिता। ये तो स्पष्ट है कि हमारे दैनिक जीवन में संक्षेपण का जितना महत्व है उतना पल्लवन का नहीं है। संक्षेपण ने आज व्यावसायिक और प्रशासनिक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज के उद्योगपति, आज के व्यवसायी, उच्चाधिकारी के पास इतना समय नहीं है कि वो पूरे पत्र व्यवहार को पढ़ सकें, और इसलिए जिन मसलों पर उनको निर्णय लेना होता है या तत्संबंधी जो भी पत्र व्यवहार हैं उनका वो सार जानना चाहते हैं। और चूंकि संक्षेपण में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश होता है और इसलिए वो उसे पढ़कर अपना काम चला लेते हैं। तो पल्लवन की दैनंदिनी जीवन में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु फिर भी इसका अपना महत्व और इसकी अपनी उपयोगिता है। और सभी भाषाओं में आपने देखा होगा, सभी भाषाओं में कुछ ऐसे लेखक और कुछ ऐसे विचारक होते हैं जो अपने गंभीर विचारों को ऐसी शैली में रखते हैं जो कि उनका यथार्थ भाव सरलता से सबकी समझ में नहीं आता, और इसलिए उनकी व्याख्या या आशय समझने के लिए पल्लवन एक अच्छा माध्यम है। संस्कृत के सूत्र ग्रंथ हैं, कारिका ग्रंथ हैं, हिंदी में भी बहुत सारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर्ण सिंह, अंग्रेजी के फ्रांसिस बेकन, ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जिनके गुम्फित विचार वाले वाक्य व्याख्या की अपेक्षा रखते हैं, और ऐसे विचारकों के भावों को पल्लवन या विस्तारण के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। यही पल्लवन की उपयोगिता है। अब देखेंगे कि पल्लवन के चैप्टर में आपने पल्लवन और अन्य विधाओं का क्या साम्य है, क्या वैषम्य है, ये भी देख लिया आपने। पल्लवन की उपयोगिता पर भी चर्चा हो गई। अब आगे देखेंगे कुशल विस्तारक के गुण। आपके समान कुशल विस्तारक में भी कुछ गुण होते हैं, क्योंकि उनके बिना उसे विस्तारण में सफलता नहीं मिल सकती है। और जिन गुणों की आवश्यकता होती है उनका विवरण इस प्रकार से दिया जा सकता है। सबसे पहला जो कुशल विस्तारक का गुण है वो है गहन अध्ययनशीलता। कुशल विस्तारक को के लिए गहन अध्ययनशील होना बहुत जरूरी है। साहित्य, कला, दर्शन, इतिहास, भूगोल और सामान्य वैज्ञानिक विषयों में उसकी रुचि अपेक्षणीय है, ताकि वो साप्ताहिक, मासिक, ज्ञानवर्धक पत्र पत्रिकाओं में उक्त विषयों संबंधी लेख आदि को पढ़ सके। चूंकि उपर्युक्त सभी विषयों के ग्रंथों को पढ़ना संभव नहीं है, और इसलिए विभिन्न
पत्र पत्रिकाएं पढ़ना कुशल विस्तारक के लिए अनिवार्य है और इससे उसके ज्ञान का संवर्धन होता है। दूसरा है सूक्ष्म निरीक्षणी दृष्टि। कुशल विस्तारक की दृष्टि हमेशा सूक्ष्म निरीक्षणी होना चाहिए और ये उसके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा और इससे दिए गए वाक्य का मूल भाव वो आसानी से यानी तत्काल जान लेगा। विस्तारण में मूल भाव का ज्ञान ही मुख्य है और यदि उसने इसे जान लिया तो पल्लवन करने में उसे तनिक भी विलंब नहीं होगा। तीसरा है तार्किकता। कुशल विस्तारक को तर्क प्रिय होना चाहिए। तर्क प्रिय का तात्पर्य तर्क करना या विवाद प्रिय होना नहीं है। तार्किकता से आप आशय तर्क सम्मत विचार सरणी का पल्लवन। यदि किसी विस्तारक को अपने विचारों को तर्क सम्मत रखने का अभ्यास है तो उसे वह मूल भाव का विस्तार करते समय उसे क्रमबद्ध और तारतम्यता से युक्त रखेगा और अपने विस्तार को अपनी कसौटी पर भी कस लेगा और इस प्रकार उसमें असंबद्ध विचारों का सम्मिश्रण नहीं हो पाएगा। चौथा गुण है तटस्थता। तटस्थता भी कुशल विस्तारक का गुण है। दिए गए संदर्भ के प्रति या संदर्भ का तटस्थ पल्लवन ही उसके कार्य का क्षेत्र है। पांचवा है व्याख्या शक्ति संपन्न होना। व्याख्याता जिस प्रकार भाषण को संयुक्तिक ढंग से विभिन्न दृष्टांतों उदाहरणों के द्वारा पुष्ट करता चलता है, वैसे ही विस्तारक को भी मूल भाव को उदाहरणों, दृष्टांतों या प्रमाणों के द्वारा पल्लवित करना चाहिए और इसलिए उसमें व्याख्या शक्ति का होना नितांत आवश्यक है। छठवां है भाषाधिकार। कुशल विस्तारक को भाषाधिकारी होना चाहिए। जब तक भाषा पर अधिकार नहीं होगा तब तक पल्लवन की कोई गुंजाइश ही नहीं बनेगी। इसलिए भाषा को उसकी अनुवर्तनी होना आवश्यक है। भाषाधिकार होने पर ही उसकी अभिव्यंजना शैली में दक्षता आएगी। और सातवां है मेधावी होना। मेधा का अर्थ होता है बुद्धि और बुद्धि जन्मजात होती है, लेकिन मेधावी मनुष्य श्रम, अभ्यास और अध्ययन के द्वारा उसे और अधिक प्रखर बनाया जा सकता है और इसलिए यदि मेधावी मनुष्य है तो उसकी कल्पना भी उच्च कोटि की होती है। थोड़े को विस्तार से कहने में उसको कठिनाई नहीं होती है। कुशल विस्तारक बनने के लिए अध्ययन, मनन द्वारा अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना आवश्यक है। और आखिरी अंतिम जो गुण है या विशेषता है वो है अभ्यास। तो अभ्यास प्रत्येक वस्तु के लिए आवश्यक है। व्यक्ति चाहे अध्ययनशील हो, मेधावी हो, तार्किक हो, व्याख्या शक्ति संपन्न हो, लेकिन यदि उसे विस्तारण का अभ्यास नहीं है तो पल्लवन का कार्य उसके लिए आसान नहीं होगा और यदि अभ्यास होगा तो ये कार्य उसके लिए क्रीड़ा मात्र होगा। अब देखेंगे पल्लवन की विधि। पल्लवन के लिए आपको बहुत से नियमों का पालन करना आवश्यक होता है और पल्लवन करते समय आप कौन कौन सी बातों पर विशेष रूप से ध्यान देंगे या आपको क्या करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले वाचन। पल्लवन करते समय सबसे पहले आपको वाचन करना है। सर्वप्रथम पल्लवन के लिए दिए गए वाक्य, सूक्ति, लोकोक्ति या कहावत या काव्य की जो पंक्ति आपको पल्लवन हेतु दी गई है उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ध्यानपूर्वक आप पढ़ लीजिए ताकि उसका मूल भाव आपकी समझ में आ जाए। और यदि एक बार पढ़ने से समझ में ना आए तो 2 बार पढ़कर उस पर मनन कीजिए और मूल भाव को समझने का प्रयत्न कीजिए। यदि मूल भाव को जानना ही विस्तारण की कुंजी है और इस कुंजी के हाथ आते ही
आगे का काम आपके लिए सरल हो जाएगा। दूसरा है मूल भाव के पोषक भावों की खोज करना। जो भी संदर्भ दिया गया है उस संदर्भ में मूल भाव के साथ साथ पोषक या सहायक भाव भी निहित रहते हैं। तो उन सहायक और पोषक भावों को जान लेने से मूल भाव के पल्लवन में सहायता मिलेगी, क्योंकि वो मूल भाव को पुष्ट करते हैं। तीसरा है अनुक्रम से लेखन। मूल भाव और सहायक भावों के अन्वेषण के बाद उन्हें महत्व के आधार पर क्रम से कॉपी पर उतार लीजिए और सबसे पहले मूल भाव और फिर सहायक और पोषक भावों को लिखें। चौथी बात है आवश्यक दृष्टांतों, उदाहरणों और विवरणों का लेखन। मूल भाव और उसके सहायक भावों को लिखने के बाद कॉपी पर ही मूल भाव को पुष्ट करने वाले आवश्यक उदाहरणों, दृष्टांतों और विवरणों को भी नोट कर लें। और इसके बाद पांचवी बात है प्रथम प्रारूप तैयार करना। उपर्युक्त प्रक्रिया संपूर्ण करने के बाद विस्तारण का प्रथम प्रारूप तैयार करें। प्रारूप तैयार करते समय कॉपी पर आपने जो बिंदु नोट किए गए हैं उनका प्रयोग करें और समस्त विस्तारण को एक अनुच्छेद में लिख लें। और यदि उसे अनुच्छेदों में बांटकर लिखना आपको आवश्यक प्रतीत हो तो आप वैसा भी लिख सकते हैं, किंतु अनावश्यक रूप से उसे विस्तृत करने की आवश्यकता नहीं है। और छठवीं बात है प्रारूप का निरीक्षण, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रारूप तैयार हो जाने के बाद सबसे पहले ये देखें कि मूल भाव या भावों के अनुरूप ही विकसित हुआ है या नहीं। निरीक्षण करते समय आपको कौन कौन से बिंदुओं पर ध्यान देना है ये भी देख लीजिए कि सबसे पहले तो यदि आप देखें कि यदि कोई अनावश्यक प्रसंग या अप्रासंगिक विवरण आ गया है तो उसको तुरंत निकाल दें। दूसरी बात है ऐसा आप कुछ भी न लिखें कि जिसका मूल भाव या सुक्ति से सीधा संबंध न हो। यदि प्रारूप में व्याकरण, विराम चिन्ह से संबंधित किसी प्रकार की अशुद्धि हो गई है तो उन अशुद्धियों का भी शोधन कर दें। ये भी देखें कि विस्तार भाव, भाषा और अभिव्यक्ति की दृष्टि से स्पष्ट और सुबोध है कि नहीं। यदि कहीं पर क्लिष्टता या कहीं पर दुर्बोधता आ गई है तो उसे हटा दें। सरल वाक्यों से उस भाव को प्रकट कर दें। यदि कहीं पर मूल भाव की आलोचना, टीका टिप्पणी, खंडन वंडन हो गया है तो उसको भी हटा दें। विस्तारण में पुनरुक्ति वर्जित है। एक बात को बार बार दोहराना अच्छा नहीं, और यदि आपसे पुनरुक्ति हो गई है तो आप उसे भी हटा दें। प्रथम और अंतिम वाक्य पर विशेष रूप से ध्यान दें। प्रथम वाक्य ऐसा होना चाहिए कि उसमें मूल वाक्य का भाव व्यंजित हो। अंतिम वाक्य ऐसा होना चाहिए कि उसमें पूरे विचारों का समाहार हो जाए। अब आखिरी जो महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको ध्यान से देखना है कि आकार प्रकार के संबंध में अच्छा तो यही है कि दिए गए संदर्भ को या संदर्भ के भाव को आप एक अनुच्छेद में समाप्त कर दें, और यदि अलग अलग अनुच्छेदों में लिखना उचित लगे तो आप वैसा भी लिखें, पर यह ध्यान रहे कि विस्तारण बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो गया हो। कुछ लोग एक ही वाक्य का पल्लवन 50-50 पंक्तियों में कर देते हैं और ये किसी भी प्रकार से सम्यक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यदि इतना लंबा पल्लवन हो गया है तो उसमें और फिर निबंध में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। किसी बात का अधिक विस्तार निबंध का विषय है, विस्तारण का नहीं। तो ये सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद आप लेखन करें। उपर्युक्त निरीक्षण के बाद प्रारूप को पल्लवन के रूप में कॉपी में शुद्धता के साथ उतार दें और जो प्रथम प्रारूप या जो आपने नोट किया था उसको
काट दें, तो ये आपका अंतिम रूप तैयार हो जाएगा और आपका जो भी सूक्ति या जो भी लोकोक्ति का आपने पल्लवन किया है उसे आप इस प्रकार से विधिवत संपन्न कर सकते हैं। अब विभिन्न सूक्तियों का उदाहरण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि कम से कम आपको एक दो सूक्ति जिनका पल्लवन करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, ताकि आपको पल्लवन किस तरह से किया जाता है ये मालूम हो जाए। सबसे पहले एक बहुत अच्छा उदाहरण आपके सामने एक सूक्ति है। सोने से अंग भरता है, मन नहीं भरता, रंग खुलता है, मन नहीं खुलता। पंडित राधिका रमन की ये सूक्ति है और इसमें उन्होंने बहुत अच्छे भावों को अभिव्यक्त किया है और इसका मैं आपके सामने पल्लवन कर रही हूँ। सोने से अंग भरता है। अब सबसे पहले सोना क्या है? सोना एक मूल्यवान धातु है। इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। आभूषण जो होते हैं वो सौंदर्य को बढ़ाने वाला एक उपकरण है। इसीलिए कहा गया है कि भूषण बिनु न विराजई कविता बनीता मित, यानी नारी के सौंदर्य को और काव्य के सौंदर्य को, कविता और बनीता दोनों आभूषण के बिना सुशोभित नहीं होती हैं। और यहाँ पर सोने इसीलिए कहा गया है। पंचवटी में भी एक उदाहरण, पंचवटी का भी एक उदाहरण दे सकते हैं कि रत्नाभरण से अंगों में ऐसे सुंदर लगते थे जो प्रफुल्ल बल्ली पर 100 जुगनू जगमग जगते थे। सोने के आभूषण शरीर के सौंदर्य को बढ़ा देते हैं। लोगों की दृष्टि शरीर के साथ ही आभूषणों पर पड़ती है और अंग भरा भरा प्रतीत होता है। तो सोने से अंग भरता है, ये आपने देखा। मन नहीं भरता, दूसरी चीज है मन नहीं भरता। इसके दोनों पक्ष को देखेंगे कि यदि मन भरा हुआ है मतलब संतुष्ट है, तो उसे किसी भी आभूषण धन धान्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए कहा गया है कि यदि मन संतुष्ट है तो उसको कुछ भी नहीं चाहिए होता है। जिनको कछु न चाहिए सोई नर शहंशाह। यदि मन, उसका दूसरा पक्ष ये देखिए कि मन खाली है, यानी मन रिक्त है, तो भी वो तभी भरेगा जब उसकी इच्छित वस्तु उसको प्राप्त होगी। सोना और चांदी या धन धान्य से परिपूरित करने से उसका मन नहीं भरेगा। उदाहरण के रूप में दे सकते हैं कि यदि एक माँ है और उससे उसका पुत्र छीन लिया गया है और उसके बदले में उसको धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया जाए या दे दिया जाए, तो उसका मन नहीं भरेगा। उसका खाली मन तभी भरेगा जब उसका पुत्र उसे प्राप्त होगा। तो सोने का प्रत्यक्ष संबंध तन से है, मन से नहीं। सोने से अंग भरता है, मन नहीं भरता। रंग खुलता है, मन नहीं खुलता। ये देखिए, रंग खुलता है से तात्पर्य है सोने का साथ पाकर मनुष्य के शरीर की आभा बढ़ जाती है, वो आभा से मंडित हो जाता है, सुनहरा प्रतीत होने लगता है। किंतु देखने में तो ये आया है कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा धन धान्य से परिपूरित होता है उसका मन उतना ही कालिमा से लिपा पोता होता है। और इसके उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। यदि मन कैसा है, मलिन है, मैला है, तो शरीर की सुंदरता कोई काम की नहीं। यदि मन मैला है तो शरीर सुंदर हो ही नहीं सकता। और यदि उसकी तुलना किससे की गई है, विष रस भरा कनक घट जैसे। सोने का घड़ा है और विष से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग उसकी तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें अमृत की जगह विष भरा हुआ है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि सोने का प्रत्यक्ष संबंध तन से भले ही हो, मन से उसका उतना ही संबंध नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि सोने से मन नहीं खुलता। तो सोने से
अंग भरता है, मन नहीं भरता, रंग खुलता है, मन नहीं खुलता। ये आपने देखा कि सोने का प्रत्यक्ष संबंध तन से भले हो लेकिन मन से भी उसका वैसा ही संबंध है, ऐसा कदाचित नहीं है। और मैं सोचती हूँ कि इस उक्ति आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे संगठन में शक्ति है। संगठन में शक्ति है, आपने सुना होगा, अलगाव और बिखराव व्यक्ति को क्षीण बना देता है, दीनहीन बना देता है। यदि व्यक्ति एक साथ मिलकर किसी कार्य को करता है तो उसमें वो सफल अवश्य होता है। इसलिए कहा गया है कि तृण के छोटे छोटे टुकड़े मिलकर एक विशाल रस्सी बना सकते हैं, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े मिलकर ऊंचे पर्वत का रूप धारण कर सकते हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदें मिलकर विशाल जलाशय का निर्माण कर सकती हैं। पत्थरन के छोटे टुकड़न ते पर्वत की इतनी ऊंचान, पानी की नन्ही बूंदन ते सागर होएगा इतना महान। कौरव और पांडव का उदाहरण भी दिया जा सकता है कि उन्होंने कहा था कि जहाँ तक है आपस की आँच वहाँ वे 100 और हम केवल 5, किंतु यदि करें दूसरे जाँच गिने हमें 105। संगठन में शक्ति है। इसको सिद्ध करने के लिए एक कहानी भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। एक वृद्ध व्यक्ति था, मरणासन अवस्था में था और मरने से पूर्व वो अपने 5 बेटों को अपने पास बुलाता है और एक लकड़ी के गट्ठर को तोड़ने के लिए कहता है, किंतु कोई उसे तोड़ नहीं पाता। फिर उसने उस गट्ठर में से एक एक लकड़ी निकालकर सभी को दे दिया और सभी उसे आसानी से तोड़ दिए। वृद्ध तो मर गया किंतु अपने बेटों के लिए एक सीख छोड़ गया कि यदि तुम भी इस गट्ठर की भांति संगठित होकर रहोगे तो तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा। कहने का अभिप्राय ये है कि संगठन में अपार शक्ति है।